ये 6 क्लास NCERT का चैप्टर 5 है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शासक। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ करता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था अगर यज्ञ सफल हुआ तो। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। अब अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में रक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। यानी कि जो घोड़ा छोड़ा जाता था, जितने दूर या जिन जिन क्षेत्रों में जाता था, वो जो राजा यज्ञ कर रहा था वो सभी क्षेत्र उसी के अंतर्गत आ जाता था। अगर कोई रोक दिया उस घोड़े को तो उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ। जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। अब है वर्ण। ये सारे जो है उत्तर वैदिक वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद। लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद नहीं है क्योंकि ऋग्वेद जो है वो वैदिक ग्रंथ है। इन सभी वेदों के रचना से पहले उसकी रचना हो चुकी थी। नेक्स्ट है वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना इनका काम था। क्षत्रिय, इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था कृषक, पशुपालक और व्यापारी। कृषि करना, पशुपालन करना और व्यापार करना वैश्यों का काम था। शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करनी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना शूद्र का काम था। नेक्स्ट है जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे। नेक्स्ट है कुछ जनपद जो हैं जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश और एटा में, दिल्ली पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर है, एटा अतरंजी खेड़ा। महाजनपद। अब आता है महाजनपद। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। वह कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः फसल उपज का 1/6 भाग या 6 हिस्सा लेते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब पशुपालक। जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों, सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। अखेटकों, जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए।
इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले से की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण। सबसे पहले देखते हैं मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। मगध बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। इसके बाद है महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, वो राजधानी बन गया। इसके बाद है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ थी। इन गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वे सभी राजा होते थे। 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। राजा, राज और एक प्राचीन गणराज्य। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 और 5, यानी कि डी। ऋग्वैदिक छोड़ करके बाकी यजुर्वेद, ऋग्वेद छोड़ करके यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और सामवेद भी जो है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से या वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन, वन आधारित कार्य विभाजन। ब्राह्मण क्या करते थे? तो यज्ञ करते थे। शूद्र सेवा का काम था। विश्य यानी कि वैश्य जो थे वो व्यापार करते थे। क्षत्रिय रक्षा करते थे। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते थे। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था। इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे, जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य 3 वर्णों की सेवा इनका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कथन ए और कारण। कथन ए है, उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कारण है, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट है शूद्रों को अछूत माना जाता था। नेक्स्ट सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इसमें जो है केवल 1 और 3 सही है। शूद्रों का अछूत माना जाता था, यह गलत है। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को यानी कि शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल के 5th नंबर क्वेश्चन। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी। उपयुक्त दोनों कथन सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्तियाँ निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर स्थित है। पुराना किला दिल्ली सही है। हस्तिनापुर मेरठ सही है। अतरंजी खेड़ा एटा ये भी सही है। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिससे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। लगभग 2500 वर्ष तो इसका करेक्ट आंसर केवल 1 है, क्योंकि राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था, यह गलत है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। कुछ ही जो होता था आहत सिक्कों के रूप में होता था। नेक्स्ट है महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो ये गलत है। दूसरा है कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। ये सही है। केवल 2 सही है, 1 गलत है। महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों
और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए महत्वपूर्ण थे फसलों पर कर लगाए गए जो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अतः कथन एक गलत है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। नेक्स्ट है महाजनपदीय कर। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा है, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1 और 2 है, क्योंकि ये जो थे आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त नहीं थे। नेक्स्ट है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो है प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे थे। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों सही है, इसलिए सी होगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौध रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार ज़्यादा होती थी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह एस की खदानें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर तीनों सही है, इसलिए डी होगा। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लौह एस की खदानें हैं, जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, महापद्मनंद। तो मगध का शासक नहीं रहा, वो था महापद्मनंद। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित जो है वो मगध का शासक नहीं रहा, लेकिन बाकी तीनों जो है मगध के शासक रहे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित कौशल महाजनपद के राजा थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही। निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही। तो राजगिरी रही, पाटलिपुत्र रही, श्रावस्ती कभी राजधानी नहीं रही, क्योंकि श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो इसके लिए दोनों आंसर जो है सही होगा। करेक्ट आंसर सी है। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर
विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि राजा के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। मगध के निकट ही वज्जी राज था। मगध के निकट ही वज्जी राज था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा वैशाली। मगध के निकट ही वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। सूरसेन, मथुरा, सूरसेन, कौशाम्बी, वत्स और चंपा अंग महाजनपद की राजधानियाँ थी। मथुरा की राजधानी सूरसेन, कौशाम्बी की राजधानी वत्स और चंपा की राजधानी अंग, यानी कि अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मथुरा की राजधानी सूरसेन मथुरा की राजधानी थी। नेक्स्ट है गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो इसका ये करेक्ट आंसर, ये गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एक गलत है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, इसलिए कथन एक गलत है। ये राजाओं में बैठकर ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, गुप्त ने। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्यों में मिला लिया। नेक्स्ट है दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। नेक्स्ट है अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा वत्साकार, क्योंकि इसने बुद्ध के पास भेजा था वत्साकार को अजातशत्रु ने, और उसके बाद जो है आक्रमण करके और वज्जी संघ को जीत लिया था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। इसका करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि सभी सही है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहाँ 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने का काम करने वाले बहुत से विदेशियों भी एवं यहाँ पर खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे।